ईरान से संघर्ष, दुनिया में तेल संकट और ताइवान पर तनाव के बीच आज राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप बीजिंग पहुंच गए। यह देखिए, भारतीय समय अनुसार करीब 5:30 बजे वो 8 साल बाद 3 दिन की यात्रा पर चीन पहुंचे। वो आज से लेकर 15 मई तक चीन में ही रहेंगे। इस दौरान उनके साथ अमेरिका से एक बड़ा बिजनेस डेलीगेशन भी साथ में है। कहा जा रहा है कि ट्रंप दुनिया के 17 अमीर कारोबारियों को अपने साथ चीन लेके गए हैं। इनमें टेस्ला प्रमुख इलॉन मस्क हैं, जिनको चीन की कई कंपनियां चुनौती दे रही हैं। एप्पल के सीईओ टिम कुक समेत कई नामी हस्तियों के नाम हैं, जिनको हुआई चुनौती दे रही है। ट्रंप जब बीजिंग में उतरे तो वहां उनके स्वागत की जोरदार तैयारियां दिखी। उन्हें रेड कार्पेट वेलकम दिया गया। और इंटरेस्टिंग बात क्या है, ध्यान से देखिए, इस बार ट्रंप को लेने वहां के वाइस प्रेसिडेंट थे, जो कि पिछली बार की अपेक्षा में एक बहुत बड़ा चेंज ओवर है, क्योंकि पिछली बार ट्रंप को एक सीनियर ऑफिसर लेने गए थे, इस बार वाइस प्रेसिडेंट है। फर्क है, यानी ज्यादा रिस्पेक्ट दी गई है ट्रंप को। विमान से उतरने के बाद ट्रंप के लिए स्वागत के लिए रास्ते में भी दोनों तरफ चीनी बच्चे दोनों देशों का झंडा लेकर सम्मान में नारे लगाते दिखे। लेकिन आपको जानकर ताज्जुब होगा कि एयरपोर्ट पर उन्हें रिसीव करने खुद जिनपिंग नहीं आए, बल्कि चीन के उपराष्ट्रपति हान जेंग को भेज दिया गया। चीन ने इस बीच एक और काम किया जो थोड़ा हैरान करने वाला है। चूंकि ट्रंप के साथ उनके विदेश मंत्री मार्को रूबियो भी गए हुए हैं, तो चीन ने उनका नाम गेस्ट लिस्ट से बदल दिया। चीन ने मार्को रूबियो के नाम के आगे मार्को लूबियो लिख दिया। चीन ने ऐसा क्यों किया, यह भी सुनिए। असल में चीन ने 2020 में मार्को रूबियो पर प्रतिबंध लगाया था। रूबियो उस समय उइगर और हांगकांग के मुद्दे पर अक्सर चीन का सार्वजनिक मंचों से विरोध किया करते थे। लेकिन अब जबकि वो बतौर अमेरिका के विदेश मंत्री चीन गए हुए हैं, तब चीन का संदेश साफ है कि बीजिंग अमेरिका के साथ डिप्लोमेसी के लिए तैयार तो है, लेकिन रूबियो पर लगाया गया प्रतिबंध नहीं हटाएगा। रूबियो का नाम बदल देगा, उन पर बैन को बरकरार रखेगा। इंटरेस्टिंग बात क्या है कि चीन ने यही काम ट्रंप के पिछले सेक्रेटरी ऑफ स्टेट माइक पॉम्पियो के साथ भी किया था। खैर, अब आपको कई सवालों के जवाब देने की हम कोशिश करते हैं। आपके मन में प्रश्न होगा कि वहां उनका पूरा कार्यक्रम क्या है, उनके चीन दौरे का मकसद क्या है, वो जब जिनपिंग से मिलेंगे तब क्या बात करेंगे, दोनों लीडर्स में किन जरूरी मुद्दों पर चर्चा होगी, क्या ईरान का मसला वाया बीजिंग सुलझेगा, या ट्रंप के चीन से लौटने के बाद महायुद्ध की नई चिंगारी भड़केगी। आइए समझने का प्रयास करते हैं। जिनपिंग ने ट्रंप के सम्मान में डिनर का आयोजन किया है। दोनों वर्ल्ड लीडर्स के बीच गुरुवार और शुक्रवार को द्विपक्षीय वार्ता होगी, यानी 2 दिन बायलैटरल्स, जिसमें ईरान, ताइवान, रेयर अर्थ मिनरल्स, ट्रेड, टैरिफ, सोयाबीन, कृषि उत्पाद, एआई, सेमीकंडक्टर टेक्नोलॉजी और बोइंग विमान डील पर बातचीत संभव है। देखिए, ट्रंप चीन से ईरानी तेल की खरीद कम करने का दबाव बना सकते हैं, क्योंकि कहा जाता है कि ईरान का 90% ऑयल चीन ही खरीदता है। ट्रंप चाहते हैं कि चीन ईरान को झुकाने के लिए अपने प्रभाव का इस्तेमाल करे और ईरान से कहे कि वो अमेरिका को अपने संवर्धित यूरेनियम सौंप दे, क्योंकि यही ट्रंप कह चुके हैं कि चाइना सैटेलाइट इमेजरी जो है युद्ध के दौरान दे रहा था ईरान को। खैर, वहीं होर्मुज़ खुलवाने और जहाजों को सुरक्षा देने के मुद्दे पर भी दोनों नेता बात कर सकते हैं। इंटरेस्टिंग बात यह है कि आज ही चीन के करीब 6 टैंकर्स होर्मुज़ से निकले हैं, लेकिन चीन पहले ही साफ कर चुका है कि ईरान की संप्रभुता और सुरक्षा उसके लिए कहीं ज्यादा जरूरी है। ट्रंप ताइवान को $11 अरब के अमेरिकी हथियारों वाली डील पर जिनपिंग से बात करेंगे, या कर सकते हैं। चीन पहले ही साफ कर चुका है कि बीजिंग को यह नामंजूर है। दुर्लभ खनिज पदार्थों की बात करें तो ये इलेक्ट्रिक वाहन, चिप, डिफेंस, हाईटेक इंडस्ट्री के लिए बेहद जरूरी है। चीन दुनिया का सबसे बड़ा सप्लायर है और अमेरिका को इसकी सख्त जरूरत है। सोयाबीन और कृषि उत्पादों को लेकर अमेरिका के किसानों को ट्रंप के चीन दौरे से बहुत उम्मीदें हैं। ट्रेड वॉर के दौरान चीन ने ब्राजील से सोयाबीन की खरीद बढ़ा दी थी, जिससे अमेरिका को काफी नुकसान हुआ था। और ट्रेड और टैरिफ की बात करें तो दोनों देशों के बीच ये वॉर अब भी जारी है, जिसका समाधान इस दौरे से निकलने की उम्मीद है। लेकिन सबसे ज्यादा तनाव ताइवान को लेकर है और ताइवान को के साथ ईरान को लेकर भी है। तो इस पर ट्रंप के बीजिंग दौरे से ठीक पहले दोनों तरफ से तीखी बयानबाजी हुई है। ट्रंप ने चीन जाने से पहले ईरान को वार्निंग दी है और कहा है कि हम या तो ईरान से डील करेंगे या फिर तेहरान पूरी तरह से तबाह हो जाएगा। दोनों ही स्थिति में जीत हमारी होगी। और यह भी तब जब वो अपना एयरक्राफ्ट बोर्ड करने जा रहे थे, उससे ठीक पहले उन्होंने स्टेटमेंट दिया।
इस पर ईरानी संसद के स्पीकर बाकिर कालीबाफ ने चेतावनी दी है कि ईरान किसी भी स्थिति के लिए तैयार है और अमेरिका को किसी भी दुस्साहस का करारा जवाब मिलेगा। वहीं ताइवान के मसले पर चीन ने अमेरिका को आंखें दिखा दी। चीन ने ताइवान को न सिर्फ अमेरिकी हथियार देने पर कड़ा विरोध जताया, बल्कि अमेरिका के उन आरोपों को भी खारिज किया जिसमें सैटेलाइट के जरिए ईरान को अमेरिकी ठिकानों की सटीक लोकेशन मिलने के दावे किए गए थे। सवाल यह है कि ट्रंप जब चीन से लौटेंगे तो क्या ईरान पर कठोर फैसला लेंगे, क्योंकि खबर है कि अमेरिकी सेना ईरान के विरुद्ध ऑपरेशन स्लेज हैमर शुरू कर सकती है। उधर ईरान ने डर्टी बम बनाने का इशारा कर दिया है जो खाड़ी में महायुद्ध को शुरू करवा सकता है। अब आपको बता दें कि अमेरिका का ऑपरेशन स्लेज हैमर क्या है। देखिए, स्लेज हैमर का मतलब होता है हथौड़ा। बड़ी सिंपल भाषा में आपको बता रहा हूं, लेकिन इसके डायनामिक्स क्या है समझते हैं। पेंटागन के हवाले से पश्चिमी मीडिया में रिपोर्ट छपी है कि अगर अमेरिका ईरान में सीजफायर टूटा तो अमेरिकी सेना पहले से चल रहे ऑपरेशन एपिक फ्यूरी का नाम बदल सकती है। तेहरान पर नए नाम से ऑपरेशन स्लेज हैमर को शुरू कर सकती है। यह दावा पेंटागन के 2 शीर्ष अधिकारियों के हवाले से किया गया है, जिसमें ईरान के विरुद्ध बड़े पैमाने पर सैन्य अभियान शुरू करने की बात हो रही है। और यह नाम इसलिए बदला जा सकता है क्योंकि पेंटागन को कांग्रेस की मंजूरी से बचने के लिए ऑपरेशन का नाम बदलना ही होगा। इससे ईरान पर अटैक को लेकर 60 दिन की लिमिट नए सिरे से शुरू होगी। जहां तक बात ऑपरेशन स्लेज हैमर की करें तो इसका कनेक्शन द्वितीय विश्व युद्ध से बताया जा रहा है। असल में सेकेंड वर्ल्ड वॉर के दौरान वर्ष 1942 में जर्मनी ने पूरे फ्रांस पर कब्जा कर लिया था और इसमें कुछ प्रमुख बंदरगाह रणनीतिक रूप से अहम थे। ये पूर्वी मोर्चे पर थे, जिस वजह से जर्मनी के खिलाफ जंग में उतरी सोवियत संघ की सेना पर खासा दबाव बन चुका था। और इस दबाव को कम करने के लिए ही मित्र देशों ने मिलकर जर्मनी की सेना पर एक संभावित आक्रमण की योजना बनाई, जिसका प्रस्ताव अमेरिका ने दिया और नाम रखा था ऑपरेशन स्लेज हैमर। हालांकि यूके के कड़े विरोध के बाद यह ऑपरेशन शुरू नहीं हो पाया था, लेकिन अब अमेरिका इसे ईरान के खिलाफ शुरू कर सकता है। हालांकि इसके बाद ईरान का डर्टी बम वाला विध्वंसक जवाब भी आ सकता है, क्योंकि ईरान ने चेतावनी देते हुए कहा है कि उसके पास काफी मात्रा में रेडियो एक्टिव वेस्ट और 60% तक उच्च संवर्धित यूरेनियम का पर्याप्त भंडार है, जिसका उपयोग वो डर्टी बम बनाने के लिए कर सकता है। डर्टी बम असल में एक पारंपरिक बम होता है जिसमें रेडियो एक्टिव पदार्थ मिलाए जाते हैं। इसका मुख्य उद्देश्य परमाणु विस्फोट करना नहीं होता, बल्कि ब्लास्ट के जरिए रेडियो एक्टिव डस्ट फैलाना होता है, ताकि बड़े इलाके में दहशत फैले और भारी आर्थिक नुकसान किया जा सके। कहा जा रहा है कि ईरान जवाब में डर्टी बम खाड़ी के दुश्मन देशों के विरुद्ध इस्तेमाल कर सकता है। इसके अलावा ईरान की ओर से परमाणु बम वाली धमकी भी इस बीच सामने आई, जब ट्रंप चीन के दौरे पर हैं और इस धमकी से पश्चिमी एशिया की शांति और सुरक्षा खतरे में पड़ गई। बात यह कि ईरान ने अमेरिका को आखिरी वार्निंग देते हुए कहा कि अगर उस पर अब एक भी हमला हुआ तो वो यूरेनियम को सीधा 90% तक शुद्ध कर देगा। इसका सीधा मतलब होगा परमाणु बम बनाना, लेकिन 90% तक यूरेनियम की शुद्धता वो आंकड़ा है जिसे वेपन्स ग्रेड कहा जाता है। तो अब सवाल है कि क्या ईरान परमाणु बम बनाने से सिर्फ एक कदम दूर है? क्या इसीलिए ईरान ने अमेरिका के सामने 5 ऐसी शर्तें रखी हैं जो ट्रंप को कभी भी मंजूर नहीं होंगी? वैसे आपको बता दें कि ईरान में आज ही भूकंप के झटकों से दहशत देखी गई। तेहरान में रिक्टर स्केल पर भूकंप की तीव्रता 4.5 मापी गई थी और कई जानकार इसे परमाणु बम वाली तैयारी से जोड़कर देख रहे हैं। बात करें ईरान की नई 5 शर्तों की, तो अल जजीरा के मुताबिक ईरान ने नंबर 1 कंडीशन यह रखी है कि सभी मोर्चों पर जंग खत्म होनी चाहिए। खासतौर पर लेबनान में तुरंत युद्ध रुकना चाहिए। अमेरिका ईरान पर लगे सभी प्रतिबंध तत्काल प्रभाव से हटाएं। फ्रीज किए गए ईरानी फंड्स की तुरंत बहाली हो। ईरान को इस युद्ध में हुए नुकसान की भरपाई की जाए और होर्मुज पर ईरान का संपूर्ण अधिकार अमेरिका को मानना होगा। ईरान ने शर्तें रखने के साथ ही आज ही अपनी मिसाइल ताकत भी अमेरिका को दिखाई और वॉर ड्रिल ग्राउंड फोर्सेस के साथ शुरू करके शक्ति प्रदर्शन भी किया है। द न्यूयॉर्क टाइम्स की रिपोर्ट है कि ईरान में हजारों हमलों के बावजूद भी 70% मिसाइल भंडार बाकी है और न्यूयॉर्क टाइम्स ने इसके लिए कोट किया है पेंटागन के सोर्सेस को। ईरान में 70% मोबाइल मिसाइल लॉन्चर मौजूद हैं। होर्मुज के नजदीकी 33 में से 30 मिसाइल लॉन्चर ऑपरेशनल हैं। होर्मुज में बैलिस्टिक और क्रूज मिसाइलों की सप्लाई लाइन बहाल है और इंटेलिजेंस रिपोर्ट है कि ट्रंप के दावों से अधिक ईरानी सेना मजबूत है।
उधर IRGC ने खमेनी के नाम से 5 दिन की वॉर ड्रिल शुरू की है। एंटी हेलीकॉप्टर युद्ध अभ्यास किया जा रहा है। ब्लैक हॉक हेलीकॉप्टर का बैनर लगाकर टारगेट तबाह करने की प्रैक्टिस की जा रही है, वो भी ड्रोन से। जल, जमीन, आसमान से भीषण जंग की तैयारी है। IRGC चीफ अहमद वाहिदी ने यह ताकत दिखाकर ईरान पर भविष्य में हमले न होने की फुल गारंटी मांगी है। उधर ट्रंप ईरान को मिटा देने की कस्में खा रहे हैं। ऐसे में उम्मीद भी कमी है कि वाया बीजिंग शांति का कोई रास्ता निकलेगा। खाड़ी में बारूदी आग जरूर भड़क सकती है। इंटरेस्टिंग बात यह है कि किसी भी सूरत हाल में चाइना अपनी बार्गेनिंग पोजीशन नहीं छोड़ेगा, क्योंकि चाहे वेनेजुएला हो या ईरान, अमेरिका ने दोनों तरफ हालात खराब करके सिर्फ चीन का ही नुकसान पहुंचाया है। और चीन के पास रेयर अर्थ मिनरल्स की चाबी है।